सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोल कर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने आध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, एक दो दिन में आ जाएगी, फ़िक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था, मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी उसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा सिर्फ तुम्हारा है हमारे डिपार्टमेंट में से। और इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खदीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उससे वाकई अफसोस हुआ था। उसकी ज़रा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा कर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगे साथ? उसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टखनों से ज़रा ऊपर था। हमरंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं? इरम इन दोनों से जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। सो ज़ारा से इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है वो कार बाहर गेट पर लाई। इरम का घर ज़ारा के हमसाये में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो उसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी ज़ोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कास्मी लंबी कमीज़, ट्राउज़र और हमरंग दुपट्टा सीने पे फैलाए, चेहरे पर कास्ती स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो झकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम? तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। उसने रुख मोड़कर उसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है, तब भी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की सिलेक्शन हो गया है। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी हो गई। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, उसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीन रखने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलेमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कोफा छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी हैं, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज़ के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसोड़ते हुए फिर से शुरू होने लगी तो हया ने केस प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नज़र पर जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकाल कर उसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंचों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दो मैम, बहुत मुद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। उसने उसे यूँ पकड़ रखा था कि पकड़ते हुए हया की उंगलियाँ लाजमी उसके हाथ से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। उसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम उसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर एक 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूँ पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का, लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी। और ये सामने बड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका लगाया। उस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था उसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूँ। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूँ घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफ़ुर से नाक सिकोड़ती, गुस्से से सीढ़ियाँ उतरती। जब करीब ही से आवाज़ आई तो इतना पन सब अगर बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक मम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह उस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई।
एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक़ होता है। ज़रा उसकी कोनी थामे वहाँ से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। उसके सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। उसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो तैफुरकान की तरफ थी, जो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झपट कर बाहर को लपकी। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया। सर्द हवा का थप्पड़ अंदर आया, मगर इतनी सर्दी में स्लश पीने का अपना ही मज़ा होता है। वो पार्किंग लॉट में मौजूद थी और ठंडी हवा ने सबको घेरा हुआ था। इरम खासी कम्प्लेक्स लगती है ना? इरम दूर हो गई तो ज़ारा उसकी तरफ मुड़ी और तुम उसके कम्प्लेक्स को हवा दे रही थी। वो उल्टा उससे पर खफा हुई। तैफुरकान सिर्फ स्काफ की सख्ती करते हैं, वो बस इस बात पर खुद तरसे का शिकार है और तुम भी उसका साथ दे रही हो। मैंने कहा कि बेचारी नहीं है वो बेचारी, अब उसको भी यही समझना चाहिए कि वो खामखा खुद तरसी से निकल आए। वेटर हाथ में कार्ड पकड़े हया की तरफ आ चुका था। तुम्हें याद है ज़ारा, जब पिछली साल यूनिवर्सिटी ने हमें तुर्की के ट्रिप की आस दिलाई थी और आखिर में आकर प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। ऑर्डर करके शीशा ऊपर चढ़ाकर वो याद करने लगे। मैं तो इतनी मायूस हो गई थी, सोचा भी ना था कभी जा सकूँगी। उसकी आवाज़ में उस झड़ने की खुशी दर आई थी। ज़ारा और वो LLB के 5वें साल में थी। उनका 7वें सेमेस्टर का दरमियान था जब यूरोपीय यूनियन के स्कॉलरशिप का ऐलान हुआ, जिसके तहत यूरोप और एशियाई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का तबादला होगा। जब दरख्वास्त देने की बारी आई तो उसको तुर्की की स्बांजी यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबसे आसान लगा। फिर एक हिस्पानिया यूनिवर्सिटी में भी साथ ही अप्लाई किया। बिलाखिर स्बांजी यूनिवर्सिटी का इंतखाब कर लिया। 7वां सेमेस्टर पूरा करके उसको 5 माह के लिए तुर्की जाना था, जहाँ उसके मज़ामीन तो ना थे कि तुर्की का कानून पाकिस्तान के कानून से मुख्तलिफ था। 5 माह के लिए वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी मजमून पढ़ सकती थी। फिर पाकिस्तान वापस आकर 8वां सेमेस्टर शुरू करना था। कितना मज़ा आया हया, कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफ़र तुम्हें मिल जाए और तुम्हारा सफ़र कितना खूबसूरत हो जाए। हम सफ़र कोई नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान से हम सिर्फ 2 लड़कियां सबांजी जा रही हैं और फिर हम ठहरी वुमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालियाँ। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई? वेटर ने शीशा बजाया तो हया ने शीशा नीचे किया। नहीं, खदीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। उसने सच के ग्लास पकड़े। ज़ारा का उसको थमाया, इलम का डैशबोर्ड पर रखा। बेध्यानी में वो शीशा बंद करना भूल गई। उसके इलम में न रहा। दफतन। ज़ारा का मोबाइल बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फ़ोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या हुआ? आवाज़ ख़राब है? 1 मिनट। ज़ारा के फ़ोन पर सिग्नल ठीक नहीं आ रहे थे। वो सच का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर निकल गई। हया अपने ग्लास से छोटे छोटे सिप लेते हुए विंडो स्क्रीन से बाहर ज़ारा को देखने लगी। अब वो दूर दरख्त के पास खड़ी बात कर रही थी। हेलो माय ब्यूटी। कोई एकदम से उसके करीब आकर खड़ा हो गया। मुड़ कर उछली। ज़रा सा जूस भी कपड़ों पर गिरा। खुली खिड़की पर एक खूबसूरत औरत झुकी हुई थी। मेकअप से भरा चेहरा, आई शेडो से चमकती आंखें, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा और चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर मर्द भी नहीं था। डरो नहीं सोनिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डॉली कहते हैं मुझे। हटो हटो जाओ। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। उससे कराहत सी आई। अच्छा सोनिया, ज़रा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा और झुकाया इससे पहले कि वो आगे बढ़ता। हया ने स्लश का भरा ग्लास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ़ मुंह पर पड़ी तो वो बुलबुला कर पीछे हुआ। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर कर लिया। सुनो जी। वो मुस्कुरा कर चेहरा साफ़ करते हुए शीशा बजाने लगा। बंद शीशे की वजह से उसकी आवाज़ कम आ रही थी। अब वो कोई गाना गा रहा था। कपकपाते हाथों से उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और गाड़ी वहाँ से निकाल ली। गाड़ी बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने रोकी और पीछे मुड़कर देखा। दूर दरख्तों के पास डोली नामी ख्वाजा सरा अभी तक वहीं खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था। अब वो गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे बेख्तियार झुरझुरी सी आई। कहाँ रह गई ये दोनों? उसने झुंझलाकर हॉर्न पर हाथ रख दिया। फिर गर्दन मोड़ कर देखा। वो अभी तक इसी को तक रहा था।